अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हडूप भी पैरेलल चल रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है। तो उससे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट होता है। और तो हमें आगे देखना है कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर आकर रैंडम फॉरेस्ट को देख लेते हैं कि पूरा रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, क्या चेंजेस हैं, डिसीजन ट्री से कैसे डिफरेंस है, किस तरीके से हमारे पास चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने जैसे कि डिसीजन ट्री देखा था, इसी तरीके से हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर ये भी सेम हमारे पास है। किसके लिए? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क के लिए होता है। लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे एक डिसीजन ट्री बन रहा था और उसके बिहाफ पे मॉडल ट्रेन हो रहा था। तो यहाँ क्या करता है, यहाँ पर जैसे पॉइंट लिखा हुआ है मेकिंग मल्टीपल डिसीजन ट्री यूजिंग रैंडम सैम्पल्स, यानी कि तुम्हारा जो डेटा है ट्रेनिंग डेटा उसमें से रैंडम सैम्पल्स निकाले जाते हैं और उसके बिहाफ पे तुम्हारे पास जितने रैंडम सैम्पल्स होते हैं उसी के बिहाफ पे तुम्हारे पास अलग अलग डिसीजन ट्रीज़ बनते हैं, यानी कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ होंगे मल्टीपल सैम्पल्स के बिहाफ पे। इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है रैंडम फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। कि भाई एक जंगल में तुम्हारे पास मल्टीपल ट्रीज़ होंगे और उसके साथ तुम्हारे पास एक मॉडल ट्रेन हो रहा होगा। और इसमें ये इंसेम्बल लर्निंग मेथड होता है कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ पे हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग पे काम हो रहा है। तो रैंडम की वजह से हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास कि भाई जैसे अगर ये डेटा है तो अब ये डेटा एक हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन इसमें से होगा क्या कि हमारे पास जितने भी एन एस्टिमेटर्स देंगे तो वहाँ पर हमारे पास उतने सैम्पल्स आएंगे। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल के तौर पर 3 सैम्पल्स बने हुए और इन 3 सैम्पल्स पे 3 डिसीजन ट्रीज़ बनेंगे। जितने सैम्पल्स होंगे उतने डिसीजन ट्रीज़। तो हर डिसीजन ट्री का अलग अलग प्रेडिक्शन होगी। उन प्रेडिक्शंस को रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, जितने भी डिसीजंस हैं उनका एवरेज जो है वो निकाल के एक फाइनल प्रेडिक्शन देता है। और वही हमारे पास क्या होती है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर की फाइनल प्रेडिक्शन होती है मॉडल। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ इस तरीके से ये वाला पैटर्न है। और अगर हम इसको यहाँ पर देख लें प्रैक्टिकली कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो वो हमारे पास हमें पता चल जाएगा एज एन आउटपुट कि हमारा क्या रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे हमने डिसीजन ट्री को देखा था, ये पूरा डिसीजन ट्री का काम है। और यहाँ पर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। हमारे पास इंसेम्बल लाइब्रेरी उसमें से इंपोर्ट किया और यहाँ जो हमें मॉडल में नज़र आ रही है जो चीज़ एन एस्टिमेटर्स, इसका मतलब है कि भाई हमारे पास 100 दे रहे हो तो 100 सैम्पल्स बनेंगे और 100 डिसीजन ट्रीज़ होंगे। अब जब 100 डिसीजन ट्रीज़ होंगे इसका मतलब है एक्यूरेसी, जाहिर सी बात है वो ट्रेन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी इसी तरीके से आते हैं। जो यहाँ पर दो ही फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन प्रेडिक्शन और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो रिग्रेसर प्रॉब्लम में अगर बोलो तो बेस्ट तुम चूज़ कर सकते हो इसको फॉरकास्टिंग करने के लिए कि वेदर को फॉरकास्ट करना है तो तुम ये वाला मॉडल इस पर ट्रेन कर सकते हो, इस पर बना सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी देगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन भी यूज़ किया जा सकता है, जो भी हमारे पास हो। और इसमें तरीका ये होता है कि हम मल्टीपल मॉडल्स पे ट्रेन करवा के हम बताते हैं कि भाई ये वाला बेस्ट। ऐसा नहीं है कि हम एक ही को यूज़ करें और एक ही पे क्या कर दें, हम प्रेडिक्शन दे दें भाई यही फाइनल है। हम मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करते हैं और कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट है, उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर प्रोजेक्ट। तो ये तुम्हारा भी यही काम होगा आगे कि भाई प्रोजेक्ट के लिए तुम बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी। और फिर तुमने यहाँ पर ये चीज़ हो गई, फिट किया, प्रेडिक्शन है। अब यहाँ जब एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंस। किसका? एग्जैक्ट डिफरेंस एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है वही ये बताता है। यानी कि अगर ये 136 बता रहा है इसका मतलब है 136 ही डिफरेंस है। मीन स्क्वायर्ड एरर में ऐसा नहीं होता। तो एम और ज़्यादा बेहतर है अपनी एरर को कैलकुलेट करने के लिए
बजाय इसके तुम मीन स्क्वायर्ड एरर वो भी कैलकुलेट करोगे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली तुम्हें रीज़न पता चल जाता है कि कितना एरर है। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से चल रही होती है। तो यहाँ देख रहे हो 136 आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई 136 बहुत कम डिफरेंस है एक्चुअल और मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये हमारे लिए इसका मतलब है हमारी एक्यूरेसी भी मॉडल की ज़्यादा ही आने वाली है। क्लियर? और ये कंपैरिजन है, यहाँ तुम्हें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, और अगर तुम एक्यूरेसी निकालोगे तो यहाँ तुम्हें 97% नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा बेहतर ट्रेंड हो चुका है। मीन स्क्वायर्ड एरर की भी कैलकुलेशन ऐसी होती है, यहाँ हम रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को कंसिडर करते हैं तो वो 421। इसका मतलब ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंस जो है वो अलग कैलकुलेशन से देता है। इसको देखने का तरीका क्या होता है कि हमने जैसे डिस्कस किया था रिलेटिव आरएमएसई, हम रिलेटिव परसेंटेज में निकालते हैं और परसेंटेज पे देखते हैं कि अगर लेस देन 10% आ रहा है इसका मतलब है कि मेरे पास मॉडल मेरा बेहतर है। और फिर और फर्दर वेरिफिकेशन क्या होती है कि हमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग चेक करनी होती है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेनिंग डेटा पे भी वो 99% काम कर रहा था, और यहाँ वो टेस्टिंग पे भी 97% एक्यूरेसी दे रहा है। इसका मतलब है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है ना अंडर फिटिंग है ना ओवर फिटिंग हमारे पास मौजूद है। ये पूरी वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है कि तुम्हारे पास तुम्हारा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट वर्किंग क्राइटेरिया दे रहा है। और एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में देखोगे तुम्हारे पास एज आउटपुट आएगा, तो इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हमारे डेटा सेट के हवाले से सही है। और इसके लिए डेटा सेट जो यूज़ हुआ हुआ है वो आउटलायर्स रिमूवल वाला यूज़ हुआ हुआ है, जो कि हम पहले कोई और सा यूज़ कर रहे थे जिसमें आउटलायर्स मौजूद थे, तो वहाँ थोड़े से रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये क्लीन्ड हाउस प्राइसेस आउटलायर्स रिमूव हमने एक पहले भी एक्सेस किया था, क्लीन आउटलायर्स वाला, क्लीन हाउस प्राइसेस वाला, लेकिन उसमें आउटलायर्स फिर भी मौजूद थे। तो यहाँ अपडेटेड जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास दूसरा है, यही फाइल नेम के साथ जो कि तुम्हारे इस बैच फोल्डर में रखा हुआ है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा क्लीन हाउस प्राइसेस आउटलायर्स। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हमारा ये मॉडल होगा। ये पूरी चीज़ सारी इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी ऐसे की जाएगी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में हडूप हम पैरेलल लेके चल रहे थे, हमने एक एल्गोरिथम डिसाइड किया था, एल्गोरिथम पढ़ेंगे और फिर हडूप पैरेलली बिग डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमने कुछ इंस्टॉलेशन देखी थी प्रीवियस क्लास में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास फर्दर हमें क्या नीड है, क्या करना है हमें। तो यहाँ पर हमने जैसे हडूप इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस देखा था, तो वो पूरा लेक्चर देखो, उसको फॉलो करो ताकि तुम्हारे पास तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट क्या है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, उनको तुम्हें यहाँ एग्जीक्यूशन देनी होती है। तो वो क्या होती हैं, वो तुम्हारे पास यहाँ पर सेंट ओएस, ये तुम्हें फाइल नेम से नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया था, इसका मतलब है वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट मांग रही है। यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL एंड अदर रिपोजिटरीज, यानी कि ये कुछ रिपोजिटरीज़ हैं जहाँ से हमारे पास लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट में हम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। हमारे पैकेजेस हैं पाइथन, गेट, ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से मिलती हैं, लेटेस्ट वर्जन्स, तो वो सब हमारे पास इन रिपोजिटरीज से मिलती हैं। रिपोजिटरी का मतलब क्या, जगह, स्पेस, जहाँ पर हमारे कुछ पैकेजेस रखे हुए हैं, हमें उसको इंस्टॉल करना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे लिनक्स में। जैसे विंडोज़ में होता है हमारे पास, वैसे ही हमारे पास लिनक्स में होता है, तो हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंट ओएस का मतलब कम्युनिटी इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम, RHEL का मतलब क्या है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये सारा काम चल रहा होगा। तो यहाँ देख रहे हो तुम कि किस लिए यूज़ किया जाता है, पैकेज इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट। क्लियर? और किस तरीके से होता है, थ्रू यम एंड RPM पैकेज मैनेज। तो ये कुछ दो पैकेज मैनेजर्स हैं कि तुम्हें कुछ भी, जैसे हमारे पास नोड में होता था NPM, हमारे पास रिएक्ट में होता था अलग, तो हम कुछ किसी चीज़ की मदद लेते थे। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे पास यम और RPM पैकेज मैनेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लिख के इंस्टॉल कर रहे होंगे, यम इंस्टॉल RPM जी। तो ये हमारे पास
वेरिफिकेशन के लिए होता है और ये होता है इंस्टॉलेशन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा काम चल रहा होता है। तो ये देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं भाई, एसेंशियल सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। किसके लिए है? ये है तुम्हारे पास ख़ास तौर पे हडूप, बिग डेटा टूल्स। तो ये लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट पे ये तुम्हारी फुलफिल करेंगे चीज़ें। क्लियर? और यहाँ और भी हमारे पास रिलायबल रिपोजिटरीज हैं कि जहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस मौजूद होते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है। क्लियर? एप्पल है, iOS है, ये हमारे पास मौजूद हैं कि यहाँ से हमें एक्स्ट्रा पैकेजेस मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं कि हमारे पास जो वहाँ नहीं मौजूद हैं। क्लियर? ये सब चीज़ें हमें वहाँ से गेट हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और फिर हमारे पास नेक्स्ट कि उसका इंट्रोडक्शन, एप्पल एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज, यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कुछ पैकेजेस की नीड है जो हमारे पास RHEL बेस सिस्टम में नहीं है, CentOS में नहीं है, तो वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। क्लियर? उसकी एग्जांपल क्या है? HTOP, Nginx, Python 3, Git, ये सब हमें एक्स्ट्रा पैकेजेस एप्पल के थ्रू गेट हो सकते हैं। iOS इन लाइन विथ अपस्ट्रीम स्टेबल, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन, वहाँ क्या था एक्स्ट्रा पैकेजेस, लेकिन अगर हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कुछ पुराने पैकेजेस हैं उसका लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम विद द हेल्प ऑफ iOS कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? उसमें हमें ये गेट हो सकता है कि हम Python 3.8 प्लस, यहाँ पर क्या है लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स, PHP 7.4 जो भी रिक्वायर्ड है लेटेस्ट फॉर्म में, लेटेस्ट वर्जन में, वो हम iOS के थ्रू गेट कर सकते हैं। HDP की हम बात कर चुके हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए होता है? फॉर हडूप इकोसिस्टम। तो ये सब चीज़ें हमारे पास सारा डेटा, बिग डेटा प्रोसेसिंग जो है वो इसी के थ्रू प्लेटफॉर्म पे हो रही होती है। क्लियर? तो अब इसको हमने जो करने का तरीका देखा था वो हमारे पास क्या था? वो तरीका ये था कि भाई सबसे पहले हमें ओरेकल वर्चुअल मशीन को ओपन करना होता है और ओरेकल वर्चुअल मशीन में हमारे पास सबसे पहले हम इस HDP सैंडबॉक्स को रन करते हैं और देन हमारे पास आगे की चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर चल रहा होता है। तो वो लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट से तुम्हारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी रन हो रही होंगी। और इसमें हमने बात करी थी कि हमें पुटी सर्वर रन करने की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम टर्मिनल CMD की तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ पर रन हो गया। तो रन करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें इसका कमांड एक्सेस चाहिए। तो हम कमांड एक्सेस के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो मैंने डिस्कस किया था एज प्रीवियस क्लास, वो हमें यहाँ पर करना होता है। और पोर्ट हमारे पास होगा 22 और इसको इस तरीके से हम करके रन कर देते हैं तो हमारे पास ये टर्मिनल एक्सेस आ जाएगा ताकि हम अपने टर्मिनल पे काम कर सकें। क्लियर? तो ये वाली चीज़ है, इस तरीके से होगा। तो अब वो जो हमने इतनी सारी डिस्कशन करी है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो iOS का है, एप्पल का है, ये सब चीज़ें। तो हमें सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करने की बात आती है तो उसमें पहला काम क्या करना होगा? हमें कुछ अनअवेलेबल चीज़ों को डिसेबल्ड करना है, यानी कि अगर नहीं है तो वो इंस्टॉलेशन में हमारी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्लियर? तो उसके लिए कुछ कमांड है कि भाई अगर ये नहीं मिले तो मुझे बीच में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पर रोकना नहीं, लेकिन ये चलाने से पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे रूट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था SU यूज़ करते हैं, रूट में गए, पासवर्ड डाला और पासवर्ड के बाद मेरा रूट एक्सेस हो गया। अब देन मैं क्या करूँगा? इसको रन करूँगा तो ये क्या कर देगा? कुछ ऐसे आउटपुट दे देगा। क्लियर? और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा, इसको भी ऐसे ही रन करना है और इसको भी हमारे पास ऐसे हो जाएगा। फिर देखो तुम्हें कमांड अब मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें समझने में कमांड नज़र आ रही है। यम पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हो इंस्टॉल करने के लिए और क्या इंस्टॉल कर रहे हो? iOS, सही, इनलाइन अपस्ट्रीम। क्लियर? तो ये क्या था कि लेटेस्ट वर्जन्स के लिए जो चाहिए था। तो इसको क्या करोगे? यहाँ पर पेस्ट किया, करा तुमने, यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे नज़र आएगा। अगर नथिंग टू डू आ रहा है इसका मतलब है भाई ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। और इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए तुम्हारे पास देखो तुम दूसरा पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हो RPM। क्लियर? तो ये क्या है? ये जो भी इंस्टॉल हुआ है वो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, क्या है, किस कंडीशन में है, वो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है। ये चीज़ हो गई। देन तुम्हारे पास देखो पुराना जो मेन रिपोजिटरी थी CentOS,
उसको तुमने करना है जो अभी हमने स्लाइड में समझा है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट की तुमने, और तुमने यहाँ पर इसको रन किया। तो अगर ये होगा ऑलरेडी तो तुम्हारे पास ऐसे मैसेज आ जाएगा, अगर हो रहा होगा तो तुम्हें बता देगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस तुम्हें नज़र आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई। और देन तुम्हारा जो लास्ट होगा कि भाई तुम इसको भी क्या करो, इसको भी वेरीफाई कर लो कि भाई मेरे पास ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है, बिल्कुल हो गया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है। और हमारा जो लास्ट काम कि भाई हमें क्या करना होता है, जब एप्पल को हम करते हैं इंस्टॉल तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इनेबल करना होता है। इनेबल नहीं करोगे तो तुम्हारे पास ये नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से इनेबल करोगे तुम्हें ये नज़र आएगा इस समय पूरा इनेबल हो चुका है। क्लियर। और फिर लास्ट कुछ स्टेप्स कि हमारे पास पाइथन लिनक्स पे अलग होती है, सिस्टम पे अलग है। तो हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना है। सबसे पहले तुमने चेक किया कि हमारे पास पाइथन 3.6 वर्जन, इसको देखा कि है मौजूद, तो तुम्हें ऐसे आउटपुट नज़र आ जाएगा। और तुम्हारे पास अगर तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे एक पिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ इस तरीके से तुम पिप को भी इंस्टॉल करोगे। कैसे करोगे, अगर तुम्हें पहले वेरीफाई करना कि मेरा पिप है या मौजूद या नहीं है, तुम्हारा लेक्चर नहीं है, अभी नहीं करो वीएनसी का ना, ये मैं पुरानी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस इंश्योर पिप, इंश्योर पिप का मतलब क्या है, इंश्योर पिप का मतलब है कि भाई मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये पैकेज मौजूद भी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्या मतलब है कि भाई पिप इन दिस फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं हो रहा होगा, नहीं आ रहा तुम्हारा, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, तो तुम इस तरीके से इस कमांड के थ्रू इसकी अपग्रेशन कर दोगे। तो अपग्रेशन में क्या करेगा, वो अपडेटेड तुम्हें पिप इंस्टॉल करके दे देगा। तो देखो यहाँ क्या दे रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। और लास्ट तुम चेक कर लोगे पिप 3 वर्जन। इसके बाद हमारा जो मेन काम था, ये तो हमारी इंस्टॉलेशन है। ये क्यों करी है, क्योंकि इसलिए ये हमारे पास हम मैप रिड्यूस इकोसिस्टम को चलाना चाह रहे थे। तो वो मैप रिड्यूस इकोसिस्टम के लिए हमारी पहले ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, देन हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ है, इसको करो इंस्टॉल, इसको चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, और फिर देन तुम्हारे पास तुम्हारी सारी चीज़ें होंगी, चलेंगी आगे कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे हमारे पास मैप रिड्यूस जॉब कैसे रन होती है।